बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में साहित्य संगम श्रृंखला के तहत आज हमने एक युवा कवि और इनको सूरज राम आदित्य, जो रचनाकार के रूप में इनका नाम है सूरज राम आदित्य, और वैसे ये कागज़ में अपना स्कूल के सर्टिफिकेट में आदित्य तिवारी लिखते हैं। ये मूलतः हाटा बाज़ार कुशीनगर के ये इनका गांव है पटनी, हाटा कुशीनगर। प्रतिभा इनमें कूट कूट कर भरी हुई है और ये MA इंग्लिश से लगभग 63% से इन्होंने पास किया है। अंग्रेजी में भी कविताएं लिखते हैं और हिंदी में भी इनका लिखने का अपना शौक़ है, और ये विरासत में इनको मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि इनकी दादी भी कविता गढ़ती हैं, पिताजी पौरोहित्य का कर्म करते हैं लेकिन वो भी रचनाकार हैं, बहन भी रचनाकार है और इनका खुद का भी शौक़ है। कब से इन्होंने लिखना शुरू किया, आज इनसे बातचीत करेंगे। और इनकी राष्ट्रवाद पे इनकी कविताएं हैं। तो आदित्य तिवारी जी, आपका लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद FM लाउड स्पीकर का कि आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब पता चलता है कि आदमी विकास कर रहा है तब उसके लिए और भी ज़्यादा हर्ष से बड़ा कोई विषय नहीं होता। एक साधारण से परिवार से उठ कर के एक लड़का जब इस लाउड स्पीकर 90 FM तक का सफ़र तय करता है तब एक अलग ढंग की विचारधारा, एक अलग ढंग की सोच सामने निकल कर के आती है। एक बात और इनके बारे में बता दूं कि ये डॉक्टर APJ कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनसे बहुत प्रभावित हैं और इनका जीवन भी कुछ उसी तरह का संघर्षमय जीवन है। लेकिन हम आपने साहित्य संगम श्रृंखला में आपने अभी तक बहुत बड़े बड़े नाम हमारे बीच आ चुके हैं। डॉक्टर चितरंजन मिश्र, डॉक्टर चारूशिला सिंह जी, डॉक्टर अनंत मिश्र जैसे बहुत सारे नाम, देवेंद्र आर्य जैसे लोग भी आए हैं। दरअसल लाउड स्पीकर 90 FM का एक ही मकसद है कि जो स्थापित हैं उनकी रचनाओं से तो हम समाज को रूबरू कराएं ही, लेकिन जो नवोदित कलाकार हैं, जिनके अंदर लिखने का और समाज को कुछ देने का जज्बा है, उनको भी हम एक मंच प्रदान करें। तो इस कड़ी में हमने आज इनको यहाँ बुलाया है और सबसे पहले हम इनसे इनकी राष्ट्रवादी जो कविता है, जो रचना है, उसको सुनेंगे। तो आदित्य जी, आप शुरुआत जी वहीं से करें। एक मुक्तक पढ़ करके इस कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। सुनिएगा। हमारा देश, हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान है। हमारा देश, हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान है। जहाँ का कण-कण भी करता अपने आप पर गुमान है। हमें किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम भारतीय हैं और यही हमारी पहचान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
लगा एक और सुनिएगा कि बन के कृष्ण द्रौपदी का सम्मान बचाना पड़ता है। क्या बात है। बन के कृष्ण द्रौपदी का सम्मान बचाना पड़ता है। बीच सभा में शिशुपाल पर शस्त्र उठाना पड़ता है। वाह, बहुत सुंदर। जब धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र का अंतर समझ नहीं आता। क्या बात है। जब धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र का अंतर समझ नहीं आता, तब केशव को गीता का उपदेश सुनाना पड़ता है। बहुत सुंदर। तब केशव को गीता का उपदेश सुनाना पड़ता है। ऐसे तमाम और भी मुक्तक हैं। सुनाइए। एक और सुनिएगा। जब जब पाप बढ़े धरती पर अलख जगाना पड़ता है। जब जब पाप बढ़े धरती पर अलख जगाना पड़ता है। दुष्ट दमन हित देवों को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। हार मिले या जीत मिले, चाहे सीख मिले लड़ाई से। क्या बात। हार मिले या जीत मिले, चाहे सीख मिले लड़ाई से। जननी जन्म भूमि का सबको कर्ज चुकाना पड़ता है। बहुत सुंदर। जननी जन्म भूमि का सबको कर्ज चुकाना पड़ता है। और बहुत भी सुंदर। और भी कविताओं की ऐसी श्रृंखलाएं हैं कि जो समाज को प्रेरित करती हैं। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिन पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कमेंट किए। जैसे जीवन के ऐसे जब संघर्ष में आगे मैं बढ़ता रहा, फिर ऐसे कुछ दौर ऐसे भी आए कि कविताएं जो थीं वो मध्यम हो गई, लेकिन लिखना बंद नहीं हुआ। इसी दौर में थोड़ी अफनाहट सी जिंदगी जब जी रहा था, कुछ 2-3 साल पहले कोरोना काल के समय, तो एक कविता निकल करके आई। सुनिएगा। ना हार का कोई भय मुझे, ना हार का कोई भय मुझे, ना जीत की कोई कामना है। क्या बात है। ना हार का कोई भय मुझे, ना जीत की कोई कामना है। जो चल रहा है द्वंद्व भीतर, हाँ बस उसी से सामना है। मैं बढ़ूंगा बढ़ता रहूंगा, न डरा था और ना डरूंगा। मैं मुट्ठियों को भींच अपने, सहसा बढ़ूंगा। मैं लड़ूंगा, हाँ मैं लड़ूंगा, ना डरूंगा। तो ऐसी कविताएं निकल करके हृदय की गहराइयों से जब सामने आती हैं तो एक अलग ढंग का सुकून हमें मिलता है। फिर इसी ढंग से रचनाएं आगे बढ़ती रही हैं। स्वतंत्र कविताओं में भी रुचि लेते हुए जब कब से लिखना शुरू किया? लिखने के लिए तो बचपन से, लेकिन एक विशेष तौर पे मुझे मालूम नहीं था। एक समय ऐसा है कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या लिखता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं एज ए कवि लेखक के रूप में मैं लिख रहा हूँ। तो इससे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, मुझे पता नहीं था। मैं लिखता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि 8वीं में मैं था, तो उस समय एक कविता मैंने पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन साहब की। वो कविता एक विशेष ढंग से जब मैंने पढ़ी तो सामने निकल करके आई कि वो कविता थी कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान, फिर बह चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। तो वो जो कविता रही वो एक अलग ढंग से मुझे समाज में पिरोने का काम की, कि कैसे एक माली अपने फूल को अपने एक फूल से गूहता है, गूहने का काम करता है। उसी ढंग से मुझे पता चला कि हाँ मैं लिख रहा हूँ। आपने क्या लिखा जो
नीड़ की जो नीड़ रचना थी जी हरिवंश राव बच्चन की, जी। तो उसको देखने के बाद आपके मन में क्या भाव जगा और आपने क्या लिखा? नीड़ के बाद मुझे लग रहा है कि 1 साल बाद जब कक्षा 9वीं में मैं गया तो मेरे एक अंग्रेजी के शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर हर एक गुण होता है, हर व्यक्ति कविता लिख सकता है। तो मैंने वहाँ से एक पहली कविता लिखी कि प्राण करके कविता थी। वह उड़ता है गिरता नहीं, वह चलता है रुकता नहीं, आंधी की तरह आता आंधी की तरह चला जाता, न कहे किसी के रुकता न कहे किसी के जाता, आने पर देता खुशी और जाने पर देता गम, क्या बात कहूँ इसके बारे में, है इसका संचालक कम, है इसका संचालक कम। बहुत सुंदर जी। और सुनाइए। और इससे जब आगे मैं बढ़ा तो दूसरी रचनाओं का जो दौर आया, जो सिलसिला आया, वो एक अलग ढंग का रहा। वैसे कविताएं वहाँ से आगे बढ़ती गईं और एक विशेष जब समय आया तो मैंने एक कविता लिखी जो समय और परिस्थितियों के साथ उस कविता ने मुझसे और समय ने मुझसे लिखवाया यूं कि संघर्ष यदि है जीवन में तो युद्ध बड़ा ही लड़ना होगा, मरने से पहले जीवन में कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतिहास गढ़ेंगे खुद अपनी नभ से ऊंची थाती होगी, देखेगी दुनिया उस दिन जब अपनी चौड़ी छाती होगी। जब धर्म यज्ञ की धर्म ध्वजा जन जन के घर में फहराएंगे, जब देश के बूढ़े व जवान मिल जनगण मन को गाएंगे। वाह 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 वाह। जिस रोज हृदय से दोष दूर स्वमन विशुद्ध हो जाएगा, उस रोज देखना भारत यह पुनः विश्व गुरु हो जाएगा, पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। तो एक हम जो विश्व गुरु होने की जो कल्पना करते हैं वो किस ढंग से होंगे, मैंने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप सबको बताया। और साथ ही साथ जब यह कविता और आगे बढ़ती है, अपने ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती है, तो और भी समाज को सुसज्जित करने के लिए, समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को अलग अलग करने के लिए एक कविता और निकल करके सामने आती है जो कहीं ना कहीं माँ भगवती, माँ भारती, माँ शारदे को अपना परिचय देती है, अपना आशीर्वाद के रूप में वो कविता मुझे मिलती है माता के आशीर्वाद से। सुनिएगा। हे भरत भूमि भारत माता, है प्रेम सुधा भव की त्राता, है नव नभ के नव बृहग सूर, हे महिषासुर मर्दिनी माता, हे कर कपाली काली अम्बे, यहाँ बढ़ा पाप हर जगदम्बे, हे खग मृग की स्वामिनी माँ भीति त्रास मिटाओ जगदम्बे। आज विकट परिस्थिति आई है, विपदा नभ में सब छाई है, हे ज्ञानी सृजन करणी माता, है सब चर की भरणी माता, हे निर्भय भय को दूर करो, मन का संताप मिटाओ तुम, हे अमर समर के अभियंता, अब वसुंधरा पर आओ तुम, द्रुपद श्रुता की लाज बचाओ, हे गिरिधर सुख के सागर, दे न सके सिय अग्नि परीक्षा, हे रघुवर हर दुख के गागर, विस्मय बोधक ज्ञान जगत में आक सा हो प्रज्वलित प्रकाश, किस लय प्रसून सा हो भारत, महक उठे यह मही आकाश, नदियों में पावन महासिंधु, प्रलय रूप दिखलाओ तुम, बढ़ रहा पाप है इस जग में, भव पार लगाने आओ तुम, आदित्य कहे नवरसता सा, यह प्रायः होत विहान रहे, जब तक गुरुओं की वाणी हो, यह भारत देश महान रहे,
यह भारत देश महान रहे। तो कविताएं ऐसे हमें मिली आशीर्वाद के रूप देशभक्ति में। पे काफी, राष्ट्रवाद पे काफी लिखा। जी। ऐसे तो समाज की छोटी छोटी कौन से ऐसे कवि हैं किसकी रचना से आप प्रभावित रहे, पहले तो किससे प्रेरणा मिली? पहले मेरे जो आपको मैं बताया कि नीड़ हरिवंश राय बच्चन साहब की जो मैंने पहली पढ़ी, उसके बाद मेरे लाइफ में अगर किसी का सबसे बड़ा अगर योगदान रहा मेरे कविता के रूप में, तो बाबा साहब गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं बात करूंगा। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो उनकी छंदों को पढ़ करके, हनुमान चालीसा, राम जी की जो स्तुति है उसको करते पढ़ते, सुंदरकांड का पाठ करते, वो जो चीज़ें मुझे निकल करके आई वो कहीं ना कहीं एक समाज को और मेरी कविताओं को और निखारने का कारण रही। और वैसे देखा जाए तो जब मैं कविता के रूप में, कविता के माध्यम से जब समाज में मैं निकला और जब मैंने गोष्ठियाँ अटेंड करनी स्टार्ट की, तो उस समय जो एज ए मार्गदर्शक के रूप में जो रहे, तो वो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? जैसे कि जो उस गोष्ठी के, उस संस्था के जो मेंबर रहे लोग, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपकी दादी लिखती हैं? दादी तो हाँ, दादी हमारी लिखती हैं। कोई कविता उनकी हाँ, सुनाइए। दादी की एक मुझे कविता याद आती है कि दादी ने कभी कागज पर नहीं लिखा, उन्होंने अपने जुबानी उसको पढ़ा, उसको गढ़ा और जुबान ही उनको याद भी है। उस कविता को मैंने अपने डायरी में खुद लिखा है कि दादी लिखती हैं, भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच जब गोपियां स्नान करने के लिए यमुना किनारे जाती हैं और कृष्ण कदम पर बैठ कर के उनके वस्त्र को चुराते हैं और उनको सीख देने का कार्य करते हैं, तो वहीं से दादी प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां लिखी कि गोपियां कहती हैं कृष्ण से, जब कृष्ण उनका वस्त्र चुरा लेते हैं और कदम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ से पंक्तियां दादी की निकलती हैं कि हे नटवर नंद लाल गिरधारी, ले गयो चीर हमारी, लेके चीर कदम सखी बैठे, सब सखी जल में उघारी, नटवर नंद लाल गिरधारी। फिर ऐसे ही दादी की पंक्तियां आती हैं कि लेके चीर कदम सखी बैठे, सब सखी जल में उघारी, नटवर नंद लाल गिरधारी। मुझे दादी की कुछ पंक्तियां भूल रही हैं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो और क्या सुनाएंगे आप? और एक हल्दी घाटी की एक कविता है जिसे मैंने एक लंबे समय बाद, उसको मैंने एक समय लगा उस कविता को लिखने में। वैसे तो वो कविता एक लंबा स्थान लेती है और उस कविता को मैंने लिखते समय मुझे 2.5-3 साल लगे और मैंने लगभग 2-3 किताबें पढ़ी। उस कविता का मैंने जो नाम दिया राती घाटी। उस कविता में 2-3 क्या नाम दिया? राती घाटी। राती घाटी। क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो उसमें हल्दी घाटी का एक नाम निकल करके आता है, राती घाटी। उस राती घाटी के पीछे बहुत सारे उद्देश्य देखने को यह मिले कि रात के समय में जो युद्ध वहाँ पे लड़े गए, उस कारण उसको राती घाटी कही जाती है। और वहाँ पे महाराणा प्रताप के समय एक युद्ध बड़ी फेमस हुआ करता था, गुरिल्ला युद्ध। इस कारण भी उस रात में जो युद्ध जो छिप कर लड़ा जाता था, उसको एक उस ढंग की युद्ध को, नीति को एक गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राती घाटी मैंने नाम देने का प्रयास किया। और हल्दी घाटी को ही खमनौर युद्ध के नाम से जाना जाता है, खमनौर युद्ध। उस कविता को मैंने लिखा है, सुनाइए। सुनिएगा। वह ऐसी राती घाटी है
जहां मेवाड़ी सम्मान जगा, संघर्ष भरे इस भारत का वो मूर्छित स्वाभिमान जगा। खमनौर युद्ध था बड़ा सबल, वो राजपुतानी थाती थी। अनिर्णायक जहां युद्ध हुआ, वो माटी हल्दी घाटी थी। एक वीर दूजा महावीर, दोनों भुजबल में थे समान। एक मुगलियों का शहंशाह, तो दूजा राणा ही महान। अश्वरोही राणा की सेना, चौगुना अरिदल भी रहा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना जाने कितना रक्त बहा। जिसका भाला किलो 81, छाती का कवच 72 था। हल्दी का रण भेरी बजा, तब सन 1576 था। 280 कवच भाल ढाल लिए, जिसका वजन 208 हुआ। 110 महाराणा का वह रूप बड़ा ही ठाट हुआ। आए समर बिच जब राणा, हाथों में 2 तलवार लिए। हाहाकार सा मचने लगा, राणा ने जिधर प्रहार किए। महादेव से गूंजा अंबर, वो महाकाली ललकार उठी। लगा कर रहे हैं शिव तांडव, जब राणा की तलवार उठी। रण बीच बहे गंगा जमुना, देख शत्रु नराधम भाग उठे। सुन चेतक की हुंकार प्रबल, वो काली भी देख जाग उठे। धर थर कांपे यह धरा गगन, बिजली कड़की तलवारों से। लगा हो गया महाप्रलय उन समर वीर के वारों से। सर यहाँ गिरा धड़ वहां गिरा, न जाने कौन कब कहाँ गिरा। चंचल चेतक पवन रूप धर, खड़ा अरिदल जहां वहां गिरा। वाह, बहुत सुंदर। तेज रही बिजली के जैसी, और वायु सा रफ्तार रहा। वो नील वर्ण का घोड़ा था, जो दुश्मन को ललकार रहा। जो दुश्मन को ललकार रहा। चमक रहा जुगनू के जैसा, अंधकार था नभ में छाया। राणा प्रताप की तलवारें जब चलती थीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, दुश्मनों को यह लगता था कि ये बिजली कहाँ कड़क रही है, और ये जो बिजली कड़क रही है तो किसके ऊपर गिरेगी, किसी को पता नहीं था। तो सुनिएगा। चमक रहा जुगनू के जैसा, अंधकार था नभ में छाया। भागो भागो प्राण बचा लो, चढ़ चेतक पर राणा आया। कई वर्षों की व्याकुलता ने रण में ऐसा संग्राम लड़ा। बस 4 घंटे तक हुआ समर, परिणाम जहां था वही खड़ा। अश्व जगत की मर्यादा का, जिसने पहले था मान किया। खुद की बलि चढ़ाकर जिसने राणा को जीवन दान दिया। कहीं उनके महाराणा प्रताप के, मैं घोड़े की बात कर रहा हूँ, कहीं वो चेतक नहीं रहते तो शायद महाराणा प्रताप वो इतिहास नहीं लिख पाते। चेतक का बहुत बड़ा योगदान। जी, चेतक का बहुत बड़ा योगदान रहा हल्दी घाटी के युद्ध में। अश्व जगत की मर्यादा का, जिसने पहले सम्मान किया। खुद की बलि चढ़ाकर जिसने राणा को जीवन दान दिया। अमर हो गया महाप्रतापी, जो भारत माँ का था सपूत। स्वयं इतिहास रचा जिसने, वो स्वतंत्रता का अग्रदूत। माटी माथे चंदन करके जिसने पहले था मान किया। खुद की बलि चढ़ाकर जिसने राणा को जीवन दान दिया। भारत को जीवन दान दिया। भारत को जीवन दान दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह कविताएं मुझे कभी कभी लगती हैं कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद के रूप में तो दिया ही है, लेकिन शायद मैं कवि नहीं होता तो शायद मैं दुनिया में कुछ नहीं होता।
मुझे ऐसा लगता है। जब भी मैं कभी गिरता हूँ तो कविताएं मुझे संभाल लेती हैं। सामाजिक कुरीतियों पे कुछ लिखा? जी, सामाजिक कुरीतियों पे एक बार एक घटना याद आ रही है। पिछले वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक घटना घटती है कि छात्र अपनी बातें प्रशासन के सामने रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा एक अलग ढंग से उनसे व्यवहार किया जाता है, एक अलग ढंग से उनसे बात की जाती है। तो वो जो व्यवहारिक ढंग से ना आकर के वो अलग ढंग से आती हैं, उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे हम समाज में वो चीज़ें लाते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से वो उनकी क्या, छात्र की क्या विशेषता रही समाज के प्रति, देश के प्रति, उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। सुनिएगा, छात्र संघ से संबंधित हैं। हे राजतंत्र उन्मादी सुन लो, हे राजतंत्र उन्मादी सुन लो, हम लोकतंत्र उद्घोषक हैं। हे राजतंत्र उन्मादी सुन लो, हम लोकतंत्र उद्घोषक हैं। तुम सच को धूमिल करने वाले, हम संविधान के पोषक हैं। यदि तुमने अब जो हाथ लगाया तो हम भी चुप ना बैठेंगे, और संसद की गलियारों में भी हम तुमको ऐसे ऐंठेंगे। तुम भूल जाओगे राज करना, तुम भूल जाओगे राज करना, और बाप बाप चिल्लाओगे, और छात्र संघ के चरणों में तुम आकर शीश झुकाओगे, तुम आकर शीश झुकाओगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी रचनाएं जी, और आपने समय दिया। हम लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप अपनी रचनाएं वैसे ही रचते रहिए और समाज और राष्ट्र को एक दिशा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।